नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे मैनपुरी के साथ। तो मैनपुरी में चुनाव खत्म होने के बाद मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम के पास वैन में मिले 2 ईवीएम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा। सपा नेताओं की पुलिस प्रशासन से नोकझोंक हुई। दरअसल मतदान के बाद मतपेटिका मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम पर जमा होने गई, लेकिन वहां भावंत चौराहे पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की इको वैन में रखी 2 ईवीएम को सपा के कार्यकर्ताओं ने ले जाते हुए पकड़ा। सूचना पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि ये ईवीएम मशीन एक्स्ट्रा ईवीएम है, जो कि किसी भी पोलिंग बूथ पर मशीन खराब होने पर बदली जाती है और इनको वेयरहाउस ही ले जाया जाता है और वापस वहीं पर जमा कर दिया जाता है। हंगामे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मैनपुरी से ये हंगामे की तस्वीर सामने आई, जहां वैन में 2 ईवीएम मिलने पर हंगामा हो गया। अधिकारियों ने कहा कि ये एक्स्ट्रा ईवीएम है, जो कि ईवीएम जब खराब होती है तो उसके बदले इन्हें बदला जाता है। ये वो ईवीएम है, लेकिन जो कार्यकर्ता थे सपा के, उन्होंने इससे लेकर जमकर हंगामा काटा। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जिस तरीके से जो प्रशासन है उनके साथ सपा कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। मैनपुरी में ये वैन में 2 ईवीएम मिली, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता वहां पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हमारे साथियों ने देखा आपत्तिजनक अवस्था में ईवीएम से भरी एक गाड़ी करेल चौराहे पे गई, भामद चौराहे लौटी और भामद चौराहे पे दारू पी गई। जो उसकी गाड़ी के ड्राइवर या जो भी मौके पे उसमें अधिकारी थे, जिसको देख के साथियों ने सूचित किया और बहुत सारे साथी मौके पे आए। और चूंकि ये प्रशासन का काम इतना शंकानुमा हो चुका है, अभी भी हमने मांग की है कि जो आपत्तिजनक अवस्था में ईवीएम लेके दारू पी रहे थे घूम के चौराहे पर और शहर की परिक्रमा कर रहे थे, अगर ईवीएम भोगांव की तरफ से आई थी तो सीधी यहाँ पे आनी थी। अच्छा, इसको आप हम ड्रिंक कर देखिए कहाँ? नहीं, मैं ड्रिंक कर रहा था, हाथ हो गए। मैंने तो अपने जीवन में कभी किया ही नहीं। यहाँ जो लोग बता रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ गलत, 100% गलत। ये ईवीएम जमा करने को अरे टाइम भाई 6 बजे तक वोटिंग हुई, अब टाइम देख लीजिए। तो वही तो जा रहे थे, पार्टी रवानगी करके तभी तो जाएंगे। 7:30 बज रहे हैं भैया, पार्टी रवाना करते करते दूर पार्टियां टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो ईवीएम तो मंडी में भी रख सकते थे, बाद में आया। मंडी में नहीं रखी जाती है, हम लोग तो वही पार्टी रवानगी करके मंडी भेज रहे थे और ईवीएम ले जाके बेराव जमा कर रहे थे। इतना सा काम कर रहे थे, इसी में घेर लिया। तो आरोप प्रत्यारोप के साथ उपचुनाव संपन्न हो गए हैं और अब सबको 8 दिसंबर का इंतजार है, जब रामपुर लोकसभा, मैनपुरी, खतौली विधानसभा के नतीजे आएंगे। रामपुर सदर विधानसभा पर कुल 33% ही मतदान हुआ है, तो वहीं खतौली विधानसभा उपचुनाव में 56.46% मतदान हुआ और मैनपुरी की बात करें तो यहाँ 54.37% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट 58% से ज्यादा जसवंत नगर विधानसभा में पड़े हैं। इधर जहां ईवीएम रखे गए हैं, वहां स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पहरेदारी भी शुरू कर दी है। तो उपचुनाव संपन्न हो गया है और अब इंतजार है 8 दिसंबर का, जब नतीजे घोषित होंगे। 3 सीटों पर कल उपचुनाव हुए। तो यूपी निकाय चुनाव का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने 762 में से 760 नगर निकायों, महापौर, चेयरमैन के सीटों के आरक्षण की अंतिम सूची, अधिसूचना जारी कर दी है। लिस्ट के बाद समीकरण बदलने से दावेदारों में खलबली शुरू हो गई है और अब 7 दिनों में जिला अधिकारी से सुझाव और आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद अंतिम आरक्षण सूची चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। इधर बीजेपी का मिशन निकाय चुनाव जारी है। सीएम योगी आज लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम का सभी नगर निकायों में प्रबुद्ध सम्मेलन करने का प्लान है। तो यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है, क्योंकि जिस आरक्षण के लिस्ट का इंतजार हो रहा था वो आ गई है और अब बस इंतजार है चुनाव की तारीख का। निकाय का आरक्षण फॉर्मूला तैयार, अब चुनावी पिच पर घमासान। निकाय का नॉकआउट राउंड शुरू होने वाला है, काउंटडाउन।
निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है, क्योंकि तारीख के ऐलान से पहले जिस आरक्षण के लिस्ट पर सबकी नजर टिकी हुई थी वो आ चुकी है, जिससे नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायत की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। जैसे यूपी में 17 नगर निगम है, जिसमें से 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए, 4 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए और 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं। 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है। ठीक इसी तरह यूपी में 200 नगर पालिका है, जिसमें से 27 सीट एससी वर्ग के लिए, 54 सीट ओबीसी वर्ग के लिए, जबकि 79 सीट अनारक्षित होगी और 40 सीट महिलाओं के लिए होगी। यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आरक्षण की वो लिस्ट जारी कर दी। प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, इनमें से 2 सीटें मेयर के लिए अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई हैं, जबकि 3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। वहीं 4 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए मेयर की रिजर्व की गई हैं। 8 सीटों को अनरिजर्व रखा गया है, यानी इस सीट पर कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। वहीं नगर पंचायत की बात करें तो यूपी में 545 नगर पंचायत है, 73 सीटें अनुसूचित जाति। इन 73 सीटों पर 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब एकदम साफ है, आरक्षण की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। अब इंतजार है चुनाव की तारीखों के ऐलान का, जो शीतकालीन सत्र के बाद हो सकता है, क्योंकि इसी महीने निकाय का चुनाव होना है। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है और आज विधानसभा में प्रश्नकाल का समय बदला गया है। आम दिनों में इसका समय 11 बजे होता है, लेकिन इसे आज दोपहर 3 बजे रखा गया है। 11 बजे अनुपूरक बजट पर सीएम अपनी बात रखेंगे। दोपहर के बाद अखिलेश यादव अनुपूरक बजट पर बोलेंगे। उपचुनाव में पुलिस पर आरोप लगे कि सपा नेताओं और वोटर्स को रोका गया है। इसके साथ ही सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले पर भी विपक्ष हमलावर है। बजट को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है और सपा आज इन्हीं मुद्दों को उठाएगा सदन में। सरकार को घेरेगी, इन्हें लेकर सरकार भी जवाब देने के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है। कल देर रात तक बीजेपी विधानमंडल की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष का कैसे मुकाबला करना है इसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और आज का दिन काफी अहम बताया जा रहा है और आज प्रश्नकाल का समय बदल गया है। आमतौर पर जो प्रश्नकाल का समय 11 बजे होता है, उसे 3 बजे रखा गया है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भी आज सरकार को घेरने की तैयारी करेगा। तो शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सूबे की सियासत गरमा गई है, लेकिन पहला दिन नेताजी के नाम रहा, जहां सदन में मौजूद सभी राजनीतिक दलों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। लेकिन अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में भाजपा ने खूब सवाल उठाए। विधानसभा सत्र की शुरुआत यूपी को 33,000 करोड़ के अनुपूरक बजट की सौगात। सीएम योगी ने नेताजी को किया याद। मंत्री दयाशंकर ने अखिलेश की गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। उनके पुत्र ही नेता प्रतिपक्ष हैं और आज जो है मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं थे। सत्र का पहला दिन हंगामेदार। सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के विरोध की हुंकार। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। लगातार लोकतंत्र की हत्या करने में वो अपनी भूमिका निभा रही है। सरकार ने यही तय कर लिया कि उसे आयोग नहीं मानना है, चुनाव की नीतियों को नहीं मानना है, तो कुछ भी करे उसके लिए स्वतंत्र है। वो बूथ कैप्चरिंग भारतीय जनता पार्टी के लोग अलोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और शुरू होते ही सूबे की राजनीति का पारा भी गर्मा गया है, क्योंकि इस बार सत्र के हंगामेदार होने के आसार पहले से जताए जा रहे थे, जिसकी तस्वीर पहले ही दिन साफ हो गई। क्योंकि जहां एक तरफ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 33,769 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, वहीं सपा सदन के बाहर महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर विरोध कर रही थी। मैं समझता हूं कि आज लोकतंत्र बहुत शर्मसार हो रहा है। अगर
सरकार ने यही तय कर लिया कि उसे आयोग नहीं मानना है, चुनाव की नीतियों को नहीं मानना है, तो कुछ भी करे उसके लिए स्वतंत्र है वो। आज पूरा देश देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही, जनता देख रही, मतदाता देख रहा है कि किस तरीके से मतदान करने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि सदन का पहला दिन नेताजी मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि के नाम रहा, जहां हर राजनीतिक दल ने नेताजी को याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जैसे सीएम योगी ने रक्षा मंत्री रहते नेताजी के सैनिकों को लेकर किए काम को याद किया, तो राजा भैया ने नेताजी की हिंदी को लेकर मुखरता और राजनीतिक दूरदृष्टि की तारीफ की। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना की पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करने और शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया था। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। जीवन नेताजी की जीवन शैली में कुछ बातों ने हमको बहुत प्रभावित किया। उनमें से एक है, हिंदी को उन्होंने सदैव बढ़ावा दिया। आज हम सभी लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो राजनीति में इतनी गहरी पकड़ और दूरदर्शिता थी उनके कि वहां पर लोकसभा में उन्होंने कहा था कि आप लोग व्यर्थ परेशान मत होइए, लौट करके तो मोदी ही आएंगे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर सदन के भीतर सभी दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हमेशा समाज में बेहतरी के लिए काम किया। वहीं हर दल के नेता ने आज मुलायम सिंह यादव को सदन के भीतर याद किया। लेकिन जहां सदन में सभी दल के नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं मंत्री दयाशंकर सिंह नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे थे। उनके पुत्र ही नेता प्रतिपक्ष हैं और आज जो है मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं थे, तो वो कितना इन लोगों को मुलायम सिंह जी को प्यार करते हैं, ये इस बात को ये दर्शाता है कि आज जो है सदन, क्योंकि बार बार ये अवसर नहीं आने वाला है। वोट डाल करके 7 बजे से वोट प्रारंभ हुआ था, तो वोट डाल करके भी यहाँ आ सकते थे। 11 बजे सदन चला और सफाई में इन्होंने हवाई अड्डा भी है, यदि वो चाहते तो उससे भी आ जाते। तो ऐसा नहीं है, छोटे छोटे कामों के लिए हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा सवाल सदन का है, क्योंकि जानकार शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो विरोध पहले दिन सदन के बाहर हुआ, क्या वो अब सदन के अंदर होगा? क्योंकि सवाल सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी का नहीं, सवाल उपचुनाव का भी है। वैसे ये सत्र ऐसे समय में शुरू हुआ है जब 3 सीटों पर उपचुनाव हो, जिसके नतीजे भले ही 8 दिसंबर को आएंगे, पर इसका रिएक्शन सदन में पहले ही दिखना तय है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ विवेक त्रिपाठी की। और वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में श्रृंगार गौरी से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। आज हिंदू पक्ष अपनी आगे की बहस करेगा। आज सुनवाई पूरी हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सुनवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। तो ज्ञानवापी मामला श्रृंगार गौरी केस में आज भी जो सुनवाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वो जारी रहेगी, ये आशंका जताई जा रही है। और आज सुनवाई पूरी हो सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। कोशिश यही रहेगी कि आज जो सुनवाई है उसे पूरा कर लिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और आज भी जो सुनवाई है वो ऐसी जारी रहेगी। श्रृंगार गौरी केस का ये पूरा मामला है और दोपहर 2:30 बजे से इस पूरे मामले में जो सुनवाई है उसकी शुरुआत होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। दोनों जो दल हैं अपने अपने पक्ष रखेंगे। उसके बाद आज माना यह जा रहा है कि आज जो ये सुनवाई है ये पूरी हो सकती है। तो ज्ञानवापी मामला श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जो कि आज भी जारी रहेगी। दोपहर 2:30 बजे सुनवाई की शुरुआत होगी। इधर वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और ओवैसी के भड़काऊ बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग पर आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में ज्ञानवापी परिसर के वुजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी अदालत ने चौक थाने से रिपोर्ट तलब की थी। तो ज्ञानवापी मामले में भड़काऊ बयान देने का आरोप और आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है।
वहीं मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है, जिसके बाद महासभा के लोगों को नजरबंद कर दिया है। प्रशासन अलर्ट है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर हनुमान चालीसा के पाठ करने से रोका तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मथुरा में इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट है, सख्त है प्रशासन। शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का ये मामला है। मथुरा में प्रशासन ने इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। और इधर आपको बता दें कि शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का ऐलान किया गया था। तो बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आज परिनिर्वाण दिवस है। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी कार्यक्रम में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे बसपा कार्यालय पर होगा और इस दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हो सकती हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो बसपा के कई कार्यक्रमों का आज आयोजन होना है। इस मौके पर बाबा साहिब का परिनिर्वाण दिवस है और आज मायावती भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मत कई इक्विपमेंट्स और मैन पावर की कमी के कारण हुई। हाई एल्टीट्यूड पर चारधाम यात्रियों की मौत हुई थी और इस यात्रा सीजन में 280 से ज्यादा श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक समेत कई अन्य कारणों से मौत हुई है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने भी माना है कि अगर बेहतर इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी नहीं होती तो श्रद्धालुओं की जान बचा सकते थे। इस यात्रा सीजन में करीब 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे थे। तो उपकरण और मैन पावर नहीं थी, स्वास्थ्य सचिव ने यह माना है, क्योंकि कई मौतें इस बार हुई है चारधाम यात्रा में। सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु थे केदारनाथ धाम पहुंचे थे और ये भी कहना है स्वास्थ्य सचिव का, अगर उपयुक्त मैन पावर और उपकरण होते तो इनकी जान बचाई जा सकती थी। अब धारचूला से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत नेपाल बॉर्डर पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल की तरफ से लगातार पत्थरबाजी हो रही है और भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है। तटबंध के विरोध में नेपाल की तरफ से लगातार पत्थरबाजी होती जा रही है और अब जो ये विवाद है ये बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से अपने इलाके में तटबंध का निर्माण किया जा रहा है और जब से इस तटबंध का निर्माण शुरू हुआ है तब से नेपाल की तरफ से जो कंपनी है वो लगातार पत्थरबाजी कर रही है। कई बार इसकी शिकायत पहले भी आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर से ये पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जो ये तनाव है ये और भी बढ़ता जा रहा है। तो भारत नेपाल बॉर्डर पर अपने इलाके में भारत की तरफ से ये तटबंध का निर्माण किया जा रहा है। पहले उनके खिलाफ अभी गत दिनों कल या इससे पहले 7 बार जो इस प्रकार की घटना हुई है, इसका एक ही कारण है कि नेपाल में जो पार्टी आज आर का मोह जिनमें देखने को मिला है वो उकसा रही है, वो चाइना के दबाव में आगे इस प्रकार से काम कर रही है। और नेपाल के नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार हमारा रोटी और बेटी का संबंध है कायम रहे। इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व है, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो अपने देश को देश नहीं मानते हैं, उनके बरगलाव में बातों में ना आए। मेरे भी कल संज्ञान में मीडिया के भाइयों के माध्यम से आया था, तो मैंने तत्काल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात की थी। उन्होंने कहा कि अब मामला सामान्य है। निश्चित तौर पे कल शाम को मेरा धारचूला का प्रोग्राम है और मैं कोशिश करूंगा कि नेपाल के जो हमारे राजनीति के लोग हैं वहाँ पे, चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, मैं उनसे भी वार्ता करूंगा और उनसे अगर कोई समस्या हमारी तरफ से है तो हम उसका निदान करेंगे, नहीं तो उनकी तरफ से जो समस्या उत्पन्न की जा रही है हम उनसे मांग करेंगे उसमें जो है वो अपने लोगों को समझाएं और इस मैत्रीपूर्ण जो हमारा भारत नेपाल का एक संबंध है, विशेषकर बोर्डरूम, इसको बरकरार रखें ताकि आने वाले समय में हमारा जो संबंध है। बॉर्डर पर पत्थरबाज, नेपाल भारत बॉर्डर पर तनाव, पथरीली साजिश के पीछे कौन? नेपाल क्यों है मौत? भारत नेपाल बॉर्डर पर रोटी बेटी के संबंधों को खराब करने की साजिश चल रही है। इस साजिश के पीछे कौन है, ये पत्थरबाज कौन है, इसका पता नहीं चल पाया है।
लेकिन नेपाल की तरफ से इन हरकतों के बाद बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। दरअसल भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी काम में लगी है, लेकिन ये निर्माण कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। लगातार हो रही पत्थरबाजी के बाद सेनाएं अलर्ट मोड पर है। रविवार को भी यहाँ कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए थे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। करीब 4 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी। काम में लगे मजदूर घायल भी हुए थे, जिसके बाद नेपाल ने अपनी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल भी बंद कर दिया है। एक बंदे का तो सर पट गया हमारा वर्कर का, उसको हॉस्पिटल ले गए, मशीन के हिस्से टूट गए। नेपाल की आर्मी सामने खड़ी है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं कह रही, ना मना कर रही, ना वहाँ का प्रशासन कुछ कर रहा। लगातार पत्थर चल रहा 2 घंटे से और काम कर दिया बंद। दरअसल धारचूला नेपाल और चीन से लगने वाला सरहदी इलाका है। धारचूला से चीन बॉर्डर की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, जबकि नेपाल सीमा धारचूला से ही शुरू हो जाती है। धारचूला में काली नदी के आर पार नेपाल और भारत की सीमा है। काली नदी के एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ नेपाल है। लेकिन सवाल है कि पत्थरबाजी की इन घटनाओं पर नेपाल चुप क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।